नमस्कार, आत्मनिर्भर भारत के एक और विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुकमा। और जैसा कि कहते हैं कि स्वावलंबन की एक झलक पर है न्यौछावर कुबेर का कोष, लेकिन स्वावलंबन की अगर प्लानिंग अच्छे ढंग से कर ली जाए, उसकी योजना बना ली जाए, कार्य योजना अच्छे ढंग से बनी हो तो सफलता की निश्चित गारंटी होती है। और यही है जो AAAN यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है, वो इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, इस विषय पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत आखिर क्या है, इस एक्शन एजेंडा में क्या कुछ इसकी रूपरेखा है और किस तरह से इसमें आगे बढ़ने की बात कही गई है। Well, hello viewers. The government recently released the report on action agenda for an Atmanirbhar Bharat (AAN) prepared by TIFAC in New Delhi. Dr. Harshvardhan said that the vision of the Prime Minister has stood by us during the COVID pandemic. It is this which has given confidence to the people of the country. We have been able to beat the virus. We have even left behind the professional acumen of the world. We have shown to the world when India decides, it does. Stress was laid on the ideas contained in the AAAN report to be taken forward with the implementing agencies. The ultimate outcome of the report was stated as addition to quality of life and how our efforts can contribute to Atmanirbhar Bharat. It was also said how implementing the action agenda requires a lot of efforts, perseverance and pursuance, and that a roadmap should be drawn for implementing the key suggestions in the report by the 15th of August 2022 when India turns 75 years old. We take a look at the many implications of all that was said and seek to understand the vision behind it all in this edition of our program. Hello and welcome to this edition of Atmanirbhar Bharat. I'm Rukma. और इस वक्त हमारे साथ में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह जो कि साइंटिस्ट जी ग्रेड हैं, वो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल से जुड़े हुए हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। और इसके साथ ही कुछ समय के बाद हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में, लेकिन हम फिलहाल इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर संजय सिंह के साथ कर सकते हैं। जी, तो इस चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले इस बात को रेखांकित करें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो AAAN रिपोर्ट है, ये आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी और क्यों ये रिपोर्ट सामने लेकर आई गई। मुझे ऐसा लगता है रुकमा कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि किसी भी चीज़ की अगर कार्य योजना बेहतर ढंग से बना ली जाए, किसी भी चीज़ की बेहतर ढंग से प्लानिंग कर ली जाए और उसको उसके संदर्भ में अगर भविष्य उसका तय कर लिया जाए तो सफलता की शायद निश्चित गारंटी होती है। True. We are looking back at months of the implementation of the Atmanirbhar Bharat plan or vision of Prime Minister Modi. We are talking here about post-COVID times, about Make in India in post-COVID times. That is the stress that was laid in the publication, in the release of that report. बिल्कुल। और सबसे खास बात है कि इसमें न सिर्फ सरकारें बल्कि आम लोगों को भी जोड़ने की बात कही गई है। और सबसे एक और अच्छी बात है कि इसको लेकर के 1 जुलाई 2020 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था कि ये किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत ये है क्या। दरअसल आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य योजना जो है, ये इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई है मंगलवार को, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उन्होंने ये एक्शन एजेंडा रिपोर्ट जारी की है। और AAAN यानी मेक इन इंडिया पोस्ट COVID-19 के लिए ये एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक श्वेत पत्र जारी किया गया है। उसे 2020 में इस श्वेत पत्र को जारी किया गया था। Right, we are joined by our guests who, as Nikhil had said earlier, and they will be elaborating more on all that was said on the report as it was released and published by Dr. Harshvardhan. And joining us on the show, Dr. Srivastav and Dr. Sanjay Singh. हमारे साथ में डॉक्टर संजय सिंह जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय सिंह, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर इस रिपोर्ट के विषय में बताइए कि क्या कुछ कहती है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट की जो एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी और क्या कुछ कहती है रिपोर्ट। साहब, ऐसा है कि COVID-19 ने काफी चेंज ला दिया ग्लोबल रिलेशंस में, सप्लाई चेन्स में, और ये एक जरूरत हो पड़ी कि इंडिया भी ऐसे अपना आत्मनिर्भरता की ओर एक प्लान बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करे, डिटेल्ड रोड मैपिंग हो।
तो जुलाई में टाइफेड ने वाइट पेपर निकाला था कि फोकस्ड इंटरवेंशंस फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19। उसमें 5 सेक्टर कवर किए गए थे और 5 सेक्टर्स पर डिटेल्ड इम्पैक्ट असेसमेंट था, क्या किया जा सकता है वो था, उसकी प्लानिंग थी। और काफ़ी उसमें जो एरियाज थी, ज़्यादा तो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से हम लोगों को क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, क्या पर्सपेक्टिव होनी चाहिए, ये था जी। तो जब व्हाइट पेपर के बाद ये सोचा गया कि जब हम लोग एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर लिए हैं, तो उसके ऊपर क्यों ना हम लोग एक रोड मैपिंग करें। तो व्हाइट पेपर था एक आधारशिला, और उसके बाद जो डिटेल्ड रोड मैपिंग थी वो एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत था, जो उसको हम लोग आन के नाम से, आन डॉक्यूमेंट के नाम से बोलते हैं। तो उसमें जो रिकमेंडेशंस थी 2 तरह से थी, एक तो टाइम बाउंड थी, इमीडिएट, और एक लॉन्ग टर्म, और फिर दूसरी थी सैलिएंट रिकमेंडेशंस थी, क्लब थी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और फ्यूजन में, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्टिविटी में, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन में, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड इंटरनेट पॉलिसी, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे डिटेल्ड रोड मैपिंग उसमें दिए गए थे, जो रिपोर्ट रिलीज हुई है जी, और इट हैज बीन वेरी वेल रिसीव्ड। ये देखा गया था कि कई सेक्टर में हम लोग एक कंट्री विशेष पर काफी आत्मनिर्भर हम लोग निर्भर हो चुके हैं जी, खासकर एपीआई में। Right. We're talking with Dr. Sanjay Singh, and he's elaborating on many aspects of the AN report on the white paper by TIFAC that was published earlier. Well, Dr. Sanjay Singh, for the sake of our viewers on DD India, we'd like you to tell us more. When it's said that the aim of the action report is to create a sense of scientific social responsibility and to lay down imperatives for future of technology in India, what should we understand by this? Actually, it's all an action agenda for an Atmanirbhar Bharat, and it involves a detailed road mapping of different sectors. The recommendations are clubbed as per time bound, immediate and medium term. Right. जी. We can hear you, sir. जी, आपकी बात जारी रखें सर. नहीं, अब हम लोग के ईडी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव साहब आ गए हैं, तो एक बार अगर वो कुछ बोलना चाहें। Well, जी बिल्कुल, हम उनसे भी कनेक्ट करेंगे सर। हम उनसे भी कनेक्ट करेंगे सर, आप अपनी बात फिलहाल जारी रखें। ठीक है जी। तो जो रिकमेंडेशंस थी वो है कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर हम कुछ जैसे जो मोस्ट सैलिएंट रिकमेंडेशंस है वो हम फ्लैग कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फेज 0 प्रोग्राम फॉर सपोर्टिंग प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ये बहुत जरूरी है। हम लोग को अगर अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो उसको स्केल अप करना है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, एस्टैब्लिश करना है, तब जाके कोई कंपनियां लेंगी। और जैसा हम बता रहे थे कि खासकर एक खास सेक्टर में, बहुत सेक्टर पर हम लोग एक कंट्री विशेष पर बहुत निर्भर हो गए थे, अभी भी हैं। तो एक कॉन्शियस एफर्ट करना होगा कि वहां से हटने के लिए हम लोग को अपनी डेवलपमेंट प्रोडक्शन लाइंस बनानी होगी, खासकर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, जो कि किसी भी दवाई में एक महत्वपूर्ण उसका एक वो है पार्ट है। उसमें हम लोग चाइना पर काफी निर्भर थे, और उस पर एक टाइफेड ने एक अलग रिपोर्ट बनाई एपीआई पर, जिसमें 10 से 15 दवाइयां हम लोग ने एपीआईज को हाईलाइट किया है, फ्लैग किया है कि जिसको इंडिया में बनाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी है, और फिर एक प्लानिंग दी गई कि किस तरह से उसे इंडिया में बनाया जाए और किस समयबद्ध प्लान से। उसकी डिटेल्ड और हुई है एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत में। इसमें करीब 500 आदमियों से अलग अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई 5-6 सेक्टर के जी। और ये एक्शन एजेंडा इन 500 एक्सपर्ट्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स, सबसे बातचीत करके एक सहमति से एक एक्शन एजेंडा बना है। ये एक्शन एजेंडा हम लोग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, माननीय मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने रिलीज किया है।
Right. Dr. Singh, when we talk about a sense of scientific social responsibility, it looked at the meeting in which the action report was released. It talked about how COVID-19 has torn the world apart and how there is an unprecedented health and economic crisis in the world today. So, are we to understand that India will now focus on the health sector more than ever before to become Atmanirbhar Bharat in that? Already we have seen the announcement yesterday about, the COVID vaccine that has emerged. That is a proud moment for us. Yes, no doubt that India has to focus much more strongly on the medical sector, and our report has also focused on the diagnostic sector, medical kits sector, and we have to focus much more strongly on that. Regards scientific social जो आप बता रही है scientific social responsibility, वो एक अलग रिपोर्ट है जिसको टाइफैक और DST मिल के बनाए हैं, and that is also going to be released very shortly. Right. And as we were telling you earlier, Dr. Pradeep Srivastav too will be joining us shortly. We are trying to connect with him, Dr. Singh, but right now, well, it's you who will have to answer all our questions. Sure. And when we talk about the economic crisis, already so many schemes have been put forward. What did the report on action taken on Atmanirbhar Bharat, what did it conclude in terms of challenges, possibilities, and how to find solutions as far as can we say the economic crisis in the labor sector, in the education sector is concerned? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो ईडी हैं टेफैक के, उनसे कुछ सवाल की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, बहुत स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहले तो सर, ये जिस तरह से बताया गया, अभी हमारी साथी रुकमा ये सवाल पूछ रही थी कि किस तरह से अभी तक का जो कार्य योजना रही है जब से आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हुई है, ये कहें कि जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई उसके बाद से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हम आत्मनिर्भर हो सके। कितना हम आए हैं, कितना हमें आगे अभी जाना है, क्या क्या योजना है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इनफैक्ट अगर हम लोग इसको थोड़े से पुराने दिनों की तरफ जाएं, जब ये कोविड की शुरुआत हुई थी, तो शायद न कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व इसके लिए तैयार नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क लेते हुए अपने तमाम साथियों के साथ, तमाम सरकारी और गैर सरकारी महकमे के साथ ये एक ऑब्जेक्टिव दिया कि जब हम पूरा विश्व लॉकडाउन की तरफ है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को कैसे संभालें। इसके तहत उन्होंने हमें एक नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का, और ये कहने का प्रयास किया कि हम स्वतः अपनी ताकत को खोजें और आगे बढ़ें। इसके तहत उनका दूसरा एक और नारा था लोकल टू ग्लोबल। इनफैक्ट ये नारा बहुत ही पर्टिनेंट था, क्योंकि जब पूरे विश्व से हमारी पूरी ट्रेड डायनेमिक्स चेंज हो गई थी, हम लोगों ने इंपोर्ट करना बंद, इनफैक्ट सभी विश्व के देशों ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, उनको अपनी ताकत खुद खोजनी थी। तो शायद भारत और अच्छा ठीक जी, तो जी। हमारे अच्छा ठीक है सर जी, जारी रखें अपनी बात जी। तो प्रयास ये था कि हम भारत को कैसे अपनी ताकत के तहत आगे बढ़ें, और इसमें हम लोगों ने प्रयास किया। टाइफैक ने एक विशेष भूमिका निभाते हुए, जो कि टाइफैक एक टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन है DST का, हम लोगों ने सर्वप्रथम ये प्रयास किया कि व्हाइट पेपर एक बनाया। उन लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने कई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करके कि हमारी ताकत क्या है और हमें जरूरत किन चीज़ों की है। उसके तहत विशेषकर 6 सेक्टर्स में, जैसे हमारे सहयोगी संजय सिंह ने बताया, 6 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए जहां हमारी ताकत की जरूरत है और जहां हमारी खुद स्वतः ताकत है। तो उसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग मशीन सेक्टर,
टेक्सटाइल सेक्टर, सोलर सेक्टर, और उन तमाम सेक्टर्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया जिसमें हमको लगा कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जहां पर दूसरे देशों पर हम लोग निर्भर थे, इंपोर्ट करके टेक्नोलॉजीज को लाते थे, प्रोडक्ट्स लाते थे, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि इन सेक्टर्स में हमको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, और तभी हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे जी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट और क्या क्या प्रोसेस की ज़रूरत है, जिसके तहत भारत के जो PMI इंडेक्स है जो निरंतर गिर रहा था और 50% के नीचे आ गया था, वो शायद बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके तहत हम लोगों ने काम किया और फिर हम लोगों ने तमाम वो एक्सपर्ट्स, पैनलिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स, सबसे हम लोगों ने मिलकर डिस्कशन करके कुछ आइडेंटिफाई किए कि क्या क्या इनिशिएटिव लेना है, जिसको हम लोगों ने एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने सरकार को अभी रिसेंटली सबमिट किया है कि इन सेक्टर्स में, इन प्रोडक्ट पे हमें क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या हमारे प्रोडक्ट को सपोर्ट करना चाहिए, और किन प्रोडक्ट को हम आगे लेके अपना एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट को इंप्रूव कर सकते हैं, किन प्रोडक्ट को लेके हम अपनी PMI इंडेक्स को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम GDP को आगे बढ़ा सकते हैं। Right, so when we talk about scientific social responsibility, what do we understand by that, and will that bring about changes, from what level will that bring about changes? Will it be from top down or from bottom up? Are we looking at changes in the entire education system as laid out in the new education policy and so on? Very important question to be answered. In fact, when we look into the scientific social responsibility, I think once we are talking in the global, in the today's economy, which is a knowledge economy. So once we speak of knowledge economy, we speak of technologies, which we speak of diverting and developing economy on the basis of knowledge. So once we are developing knowledge, economy on the basis of knowledge, probably therein stems in the scientific social responsibility thought, wherein like every scientist, every be it a social scientist, be it a technological scientist who's working on certain domains, certain paradigms, need to put up his best gauntlet to deliver the social responsibility. Say, suppose you're talking about the social responsibility in the context of health. The scientists and technologists, they have to look into the perspective, the health requirement for Indian requirement of the health scenario. Similarly, if you're looking into technologies related to the food, air pollution, whatever it is. So probably every institution has to think of technologies which will be pertaining, which can be directly translated to the society, and therein they can not only be a scientific endeavor, it has to be a social responsible initiative which can make a big impact and big imprint on the Indian society to say. जी, डॉक्टर प्रदीप, जब आपकी जो रिपोर्ट है वो नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास की बात करती है, प्रौद्योगिकी के विस्तार के, उसके प्रसार की बात करती है, और विनिर्माण और उत्पादकता को बढ़ावा देने की बात करती है, किस तरह से ये सारी चीज़ें आप हासिल करेंगे? क्योंकि इसके लिए भी यानी कि चुनौतियाँ कम नहीं है इस क्षेत्र में। आपने सही बोला कि हमारी रिपोर्ट ये नवाचार और उत्पादकता की बात करती है, टेक्नोलॉजी की बात करती है, लेकिन साहब हमें चुनौतियां तो बहुत हैं, बट उन चुनौतियों को जवाब देने के लिए तैयारी भी करनी है। उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे कोविड के वैक्सीन की बात की गई, तो भारतवर्ष अकेला एक देश ऐसा उभर के आया जो उन्हीं तमाम देशों के साथ, चाहे रशिया हो, चाहे UK हो, चाहे US हो, के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उन तमाम वैक्सीन पे काम करना शुरू किया। और आज हम देख रहे हैं कि आज हम उन देशों के साथ साथ हम लोग कुछ देशों से आगे बढ़ के भी हम लोग वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर रहे हैं, हम लोग वैक्सीन को लगाने की बातें कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी चुनौतियां कम हैं, हमारी चुनौतियां ज़्यादा हैं, लेकिन हमें उन तैयारियों को हमें अपने अंदर की जो ताकत है, हमारे टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ हैं, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज को यूज़ करके हम सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट, इट विल हैज़ टू बी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक। सी हमारे कोविड के जो कोई इन्फेक्शन रेट है, हमारी फर्टिलिटी रेट है, वो काफ़ी बहुत ही अच्छा है व्हेन वी कंपेयर टू एनी अदर एडवांस कंट्री। तो हमारे रीजंस क्या है? हम उन रीजंस को अगर हम देखना चाहेंगे तो शायद हम जरूर ये पाएंगे कि हमारी तैयारी, जो हमारे
हमारी इनहेरेंट इंडिजिनस मेडिकल सिस्टम है, जहाँ चाहे आयुर्वेदा हो, आयुष हो, वो शायद हमें बहुत स्ट्रेंथ दिए, हमें बहुत सपोर्ट किए इस कोविड की लड़ाई में। तो ऐसे ही तमाम चीज़ों में हम देखेंगे हमारे एमएसएमई सेक्टर है वो वापस रिजुनोवेट हो रहा है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को लेकर के, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स को लेकर के। तो प्रॉब्ली वो आंसर करेगा हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स को, जो हमको हमारे PMI इंडेक्स को बढ़ाएगा, हमारे टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एंड डेफिनेटली इट विल मेक इंडिया ट्रूली एन आत्मनिर्भर भारत। दिस व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू। Right, sir, but we are living in a world when the most outward global economies have turned inwards and are designing enhanced measures for rebooting and resilience of the economy. How is India preparing to battle that, to make in India, vocal for local? How to make it a global movement so that Indian goods, Indian products, Indian services will be able to meet the needs of every country in the world? Very good. In fact, that's true. Like India is also preparing itself to the requirement, not only for its local requirement, but for the global requirement as well. As our Honorable Prime Minister have been emphasizing time and again that yes, we have to be the one country which is not only catering to India's own requirement, national requirements, but catering to the global requirement. So we have prepared certain policy frameworks which will enable us to meet the requirement. Say we look forward for innovation and technological development, as is there. Like we talk about the zero phase program. We talk about the innovation voucher scheme, which will be supporting the small scale industries, MSME industries, to coordinate and collaborate with the Indian institutions which are working on the technological important technologies, development of those technologies, and translation of those technologies which are contemporary to the requirement of today's India. So we're talking about innovation voucher scheme. We are talking of enabling clusters, be it MSME clusters. We are talking of tech acceleration hub, wherein these technologies can be directly upscaled and translated to society. We are talking about the use of more and more of circular economy, wherein like we are trying to reduce and reuse the waste what is being created. We are also trying to evaluate our strength with reference to the electronic sector and IT sector. We talk of like AI, use of AI, more and more of use of AI and blockchain can be used. As we have suggested, like we can take on the blockchain technology for distribution of vaccines. These recently developed vaccines can be distributed by using by blockchain technology, wherein Ethereum model can be applied. So there are a lot of technological developments which have gone into, which will be definitely enabling India becoming an Atmanirbhar, not only for its global requirement, but will be also probably one of the nation in the world which will be trying to cater to the huge requirement of the world right from India and with its technological strength. This is what is we confidently we think of and we aim to. बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इस पर आगे बढ़ने की राह प्रशस्त हुई है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हम इस चर्चा को ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। Stay tuned, we'll be right back. आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आत्मनिर्भर भारत में हम आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या कार्य एजेंडा है, क्या कार्य योजना बनाई गई है, इससे संबंधित रिपोर्ट पर खास चर्चा कर रहे हैं अपने विशेष मेहमानों के साथ। And we're joined as our guests Dr. Pradeep Srivastava, ED TIFAC, and Dr. Sanjay Singh. Well, coming to you back once again, Dr. Pradeep Srivastava, when we talk about the various sectors that have been stressed on so far, with the efforts of the government, how successful have we been? Could you elaborate on that? Yeah, that's very good. With the effort of the government and with the type of impetus and the support which have been delivered at all levels of the ministries and the various institutions, I think we are trying to come up to the level of the requirement. We're trying to address the requirement of the India's nation as a nation. We look into the health sector. What happened, like before COVID, India had only one lab which could do the testing for the COVID RT-PCR testing, and now we have more than 2,200 labs which are across India testing this COVID test as a COVID testing lab. There was a day when all these tests were being sent outside
India for the testing, then today we are ahead of many nations. We talk of like requirement for addressing COVID. We talk of ventilators. India had only one or two like ventilators in one or two hospitals across all districts and all that. So, but today India has gotten the strength of exporting ventilators to other countries wherein which are requiring ventilators. We have huge number of bed capacities. We've got sufficient number of medical fraternity people addressing all these issues. So what we say, like, this is one sector. We look into the industry sectors. When there was a big exodus of these workers across, like, were traveling across India when they lost their job and all that. But soon after, within 2 months, we started getting back, roping in once we opened the lockdown. They all started coming back. TIFAC has also taken an initiative. We came up with a Saksham program, which was like addressing the skilled laborers, mapping their skill set with the requirement of MSME industry, and they're getting their place across India with the MSME industry, which are already there. Similarly, we have there are programs like which have taken a big leap, like telemedicine program, which is trying to reach the last person in the society, the remotest of the village, with the health facility. So all these sort of things which have come up very quickly in a very short duration of time, have definitely given a big new shape to India's economy. The Indian economy has the GDP has started rising. The economy has developed a faster pace than what this world would have thought of. We talk of our enablement in other technologies, ICT sector. We have lot of strength in use of AI. AI is being used for assessing medical health and all that. We have got strength in IoT sensors, where these sensors are being used for the health, non-invasive tools and techniques for testing and therapeutic testing processes, which are being taken up in the remotest of the villages, and then they are putting all those data on the cloud, when the doctor sitting at 2,000 kilometers away can give a prescription of medicine to the patients. So what we see that, yes, their strength is there. Government has started coming up with the API part. We are trying to develop an API inventory so that we don't have to depend on other countries for importing these APIs. Similarly, we are like trying to have academic leap program, which is called Lab Embedded Entrepreneurship Program, wherein the institutions would be asked, as per the requirement of our new education policy, the students will be asked to undertake a project, an internship on anything which is related not only to their academics, but also to the society. So this is what probably these all initiatives, when summed together, will definitely, what we say in the terms of mathematics, can be integrated to make a true Atmanirbhar Bharat, which is what we look forward, at least in the next 2 to 3 years. We look forward that, yes, India becomes a true leader and true Atmanirbhar Bharat. बिल्कुल, ये जो हमारा स्वप्न है ये निश्चित तौर पर सच और खरा उतरेगा, ये उम्मीद करते हैं। डॉक्टर संजय सिंह, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने चर्चा के दौरान कहा कि बहुत सारे ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो आपका जो वाइट पेपर है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारे कम से कम 6 ऐसे क्षेत्र चिन्हित भी किए गए हैं। जो MSME सेक्टर है, जहां पर छोटे छोटे लोग, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए थे, उनकी कमर निश्चित तौर पर इस लॉकडाउन के दौरान टूट गई थी। उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए क्या रोड मैप है आपके इस डॉक्यूमेंट में? देखिए, अब MSME एक ऐसा क्रूशियल सेक्टर है जो GDP में करीब 8 से 9% कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट्स में करीब 40% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन ये देखा गया है कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, 2 अलग सेक्टर है MSMEs में। सर्विस सेक्टर तो बढ़ रहा है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे गिर रहा है। एंड द वेरी क्लियर रीजन बीइंग दैट द टेक्नोलॉजिकल जो ऑब्सोलेंस है दैट इज सेटिंग इन, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन एट अ रेगुलर रेट नहीं हो रहा है, एटलीस्ट इंडियन MSME सेक्टर्स। And that is the growth engine. MSME sector is the growth engine for all countries across the globe. जी। हालांकि इंडिया में जो MSMEs हैं उसमें टेक्नोलॉजी उतनी इनपुट नहीं हो रही है। तो टाइफैक ने एक मॉडल पहले बनाया था और आजकल इसमें इस बात को रीइंफोर्स किया गया है आन में कि उनको टेक्नोलॉजी रेगुलर, कंटिन्यूअस और सस्टेन्ड सप्लाई होनी चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी से उनको अवगत कराया जाए, उसमें इन्फ्यूज की जाए, उसका अडॉप्शन हो, उसका डेमोन्स्ट्रेशन। टाइफैक ने ये भी एक मॉडल उनके सामने दिया है और ये टाइफैक ने कई जगह करके दिखाया भी है और ये आन में भी रिकमेंडेड है कि जो प्रॉक्सिमेट कॉम्पिटेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो
जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं प्रॉक्सिमेट और कॉम्पिटेंट और विलिंग, वो आगे आए और अपने जो एमएसएमई क्लस्टर्स हैं उनसे इंटरेक्शन करें और उनका पहले तो एक लेखा जोखा लेंगे किस तरह की टेक्नोलॉजी है और क्या कमियां हैं, और फिर एक एक्शन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन प्लान बनाए। प्लान में इंटरवेंशन प्लान, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन प्लान में एमएसएमई के रिप्रेजेंटेटिव की सहमति हो और फिर उस पर कार्य किया जाए। टाइफेड ने ऐसा करीब 46 क्लस्टरों में काम किया अक्रॉस द कंट्री। 40 से ज्यादा रिपोर्ट तैयार हो गई है और कई जगह टाइफेड ने कईयों एक्सपोजर विजिट्स, टेक्नोलॉजी वर्कशॉप्स, डिफ्यूजन वर्कशॉप, डेमोन्स्ट्रेशन, कई चीजें की हैं और ये मॉडल बड़ा शार्पली आया है उभर के भी एज अ रिकमेंडेशन इन दैट आर्न डॉक्यूमेंट। जो एकेडमिया इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एक लेटेंट नॉलेज बेस है। उनके पास जो प्रोफेसर्स हैं और जो स्टूडेंट्स, फैकल्टी है और स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक नॉलेज बेस है जो अनयूटिलाइज्ड है, जो बाहर रीच आउट नहीं करता है, बिकॉज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस मोस्टली इन इंडिया आर मैंडेटेड टू टीच बिटवीन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, बट नॉट मैंडेटेड नॉर इंसेंटिवाइज्ड नॉर मोटिवेटेड एनफ टू रीच आउट टू द क्लस्टर्स। तो वो हम लोग का प्रयास है और वो हम लोग की एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि वो आगे आए, इस मॉडल के तहत उनको रीच आउट करें, उनको टेक्नोलॉजी प्रदान करें, टेक्नोलॉजी में सहयोग करें और उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो, क्योंकि हम जैसा पहले ही बताया था कि इंडियन एमएसएमईज का मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का जो कंट्रीब्यूशन है धीरे धीरे गिर रहा है, वो हमको रोकना होगा, नहीं तो वी विल बी नोवेयर ऑन द ग्लोबल सीन। Right. Manufacturing is one sector that the government has been stressing on. Efforts are being continuously made. It said, Dr. Srivastav, that the suggestions from TIFAC are very comprehensive and come from all stakeholders. We'd like to know more about the stakeholders. Also, it says that the value to the quality of life is added. It adds value to the quality of life in all sectors. Could you explain that further? Yeah, see what happens exactly in the manufacturing sector, and we refer to the TIFAC's recommendation through action agenda for Atmanirbharta. Well, Dr. Srivastav, if you would continue, and then we can come to Dr. Singh. Yeah. So what we look forward in the manufacturing sector is that how we can strengthen the manufacturing sector. As we all know that we have been hugely dependent on a lot of imports from other countries. I would not like to mention any specific country, but yes, India have been hugely dependent on a lot of imports from other countries with reference to manufacturing of machines, manufacturing of tools, manufacturing of switches, routers, ICT requirement and things like. So what we look forward is that if we happen to strengthen this manufacturing sector, we can have we can not only become self-reliant, we can also we look forward for having a national manufacturing strategy to support the Make in India. We look forward for having more manufacturing industries to be created. Manufacturing should be we can not only think of the bulk manufacturing, we can talk of digital manufacturing, we can talk of manufacturing 4.2. We're looking forward for having additive manufacturing. So we're looking forward for creating our strength in the circular economy, wherein we're trying to reduce the waste, and so that the waste can again be reused. We look forward for, so these are all the certain issues which need to be addressed with reference to manufacturing sector, which will definitely make India a growing economy. And this manufacturing sector, we look forward, like if we happen to have more manufacturing of cables which are required for the 5G enablement, probably then again we are strengthening the ICT, we are strengthening 5G enablement. We look forward for manufacturing machines which are required for textile, for PV cells, for solar cells, and all these things. Probably that is going to bring a big impact on not only in that purpose sector of manufacturing, but all those allied machineries which are being used in the various sectors, be it agriculture, health, or ICT, will definitely make a big impact in the Indian economy, and also with reference to the Atmanirbharta. That's what we look forward to. जी डॉक्टर संजय सिंह, आप कह रहे थे कि कुछ ऐसे जो समग्र कार्य योजना है, इसमें तमाम ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिन पर तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जिसमें इमीडिएट काम करने की ज़रूरत है, कुछ में टाइम बाउंड है, जिसमें कुछ शायद 2 साल 4 साल आगे का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे इमीडिएट काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए क्या रोड मैप है, कैसे कौन से किस तरह की जो कार्य योजना है वो बनाई गई है, कैसे इस पे आगे बढ़ना है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई साइट फ्यू रिकमेंडेशंस, लेकिन सारे सेक्टर्स में इमीडिएट रिकमेंडेशन है और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, ये कुछ में नहीं है, सारे में ही है। अच्छा, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में जो इमीडिएट है, लीवरेज एंड प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईज एंड ड्रग इंटरमीडिएट्स, ये इमीडिएट है जी। और भी है जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईज एंड रिवाइटलाइज्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑन अ पीपीई मोड। ये सब कुछ इसमें 7-8 हम लोग रिकमेंडेशन दिए हैं जो इमीडिएट मोड में है जी। और alternate locations shall be explored for sourcing KSMs and DIs and APIs till developing indigenous capabilities। अब तक हम लोग एक कंट्री विशेष पर ही निर्भर रहे हैं। हम लोग को बड़ी जरूरत है कि इसको डाइवर्सिफाई करें अपने सोर्सेज की, कि कल हालात बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, तो हम लोग को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है जी। फिर कुछ हम लोग को APIs का बैंक बनाने की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आई है कि अपने पास हम लोग एक बैंक रखें, एक रिजर्व रखें इन टाइम्स ऑफ पैंडेमिक जो काम आ जाए, क्योंकि इन टाइम्स ऑफ पैंडेमिक कमोडिटी स्केर्स हो जाती है, सप्लाई में चैलेंजेस आ जाते हैं, डिस्ट्रप्शन हो जाता है। ऐसे बायोफार्मा एंड वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक एक्शंस में भी हैं। एकेडेमिया कोलैबोरेशन इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग होस्ट सेल लाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन तो हो ही रही है, हम लोग और भी इसमें किए हैं कि डेंगू, मेनिंगोकल एंड HIV एंड TB के भी हो। और फिर एक्सपर्टीज इन आइसोलेटिंग जेनेटिकली आइडेंटिफाइंग द सेल लाइंस, ऑथेंटिकेटिंग द प्योरिटी एंड प्रिजर्विंग द प्योर सेल लाइंस, ये भी बायोफार्मा में हम लोग की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है जी। डॉक्टर संजय, एक सवाल और भी उठता है कि ये जो सारी रिकमेंडेशंस हैं या जो सारी कार्य योजना है, जो सारी प्लानिंग है, ये आम लोगों तक, या ये कहा जाए जो लोग इस पूरी कार्य योजना के केंद्र में हैं, उन तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए भी क्या कुछ कोई तरीके इजाजत सोचे गए उस बारे में? सर आप बहुत सही पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सारी योजनाएं रिपोर्ट तक, किताब तक न सीमित रह जाएं, इसलिए उस दिन माननीय मंत्री जी ने मैं काफी स्ट्रेस किया कि इसको अब टाइफेक की जिम्मेवारी है, टाइफेक इसको अलग अलग स्टेक होल्डर्स के पास ले जाए, फॉलो अप एक्शन ले, और उन्होंने काफी स्ट्रांगली एडवाइस किया है, हमारे ED साहब उस दिन थे, कि टाइफेक अपनी कार्य क्षेत्र सिर्फ रिपोर्ट तक न सीमित रखे, इसको प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करे। और टाइफेक के पास पहले काफी एक्सपीरियंस है कि टाइफेक ने 3 मिशन इंप्लीमेंट किया है। टाइफेक को अब भी वो प्रेरित किए हैं कि टाइफेक इन रिकमेंडेशंस में कुछ को चुनकर खुद इंप्लीमेंट करे और बाकी को दूसरे स्टेक होल्डर से मिलकर उनको कन्विंस करके ये इंप्लीमेंटेशन मोड में लाए। उन्होंने टाइम लिमिट भी सेट की है 2022 के अगस्त 15, जब 75 साल पूरे होंगे अपने देश की इंडिपेंडेंस के लिए जी। उन्होंने टाइम लिमिट भी दे दी है, टारगेट भी दे दिया है, बहुत अच्छा। और टाइफेक को भी कार्य सीमा बढ़ाने की नसीहत दी कि टाइफेक भी अब इम्प्लीमेंटेशन में आए, फिर से आए। Right. Atmanirbhar Bharat as a concept, it takes into account such sections of our society who have been totally neglected and marginalized, despite various efforts, sporadic efforts, you know, to include them and make them a part of the mainstream. One aspect is how such marginalized sectors such as manual scavenging, for example, and how technology, in fact, we had discussed this aspect and these kind of reforms initiated by the government once again to boost their welfare. So, what do we understand as far as the report goes? What does it say about the developments in that particular sector? How far can we go, and how far is it possible to really bring about a change, because there have been sporadic such efforts in the past as well? Dr. Srivastav. Yeah, that's true. If you refer to the efforts which are being put in to outreach to the last person in the society, last mile in the society, definitely there have been a lot of efforts all these years by government of India, by the state governments, but still a lot needs to be done. So we look into the efforts required. Say, if you refer to the manual scavenging, yes, under Swachh Bharat mission or Clean India mission, what our Honorable Prime Minister have been focusing, like we need to have toilets which should have,
STPs, which will be installed in situ on the site itself. So probably that will eliminate the process of manual scavenging. So we refer to like a lot of toilets, probably in few lakhs have been created across India. And that was what is going to bring an end to manual scavenging. Like people don't have to carry all those waste, all those garbage and all that. Similarly, we can have probably many such programs which can be taken up at the minimal, with the minimal involvement to the last mile in the society. Say for their health, they can be initiatives for their health. They can be initiatives for their teaching, learning processes. They can be initiatives for the agriculture as well. Personal. And then we can have programs which will support the women, the downtrodden women, the women who has never been taken up to the task of like taking on the responsibility of society, apart from just being minimalized in their house for cooking foods and things like. So if we refer to the recently initiated program on telemedicine, wherein we are trying to identify the last mile in the society, we are trying to reach them, but then we are reaching them to their own people. We are reaching them to their own women. One woman in the society in that village will be connected through our app and through our sensors, which will be being utilized by that women in the society in that village for enabling their health support system. So these are the various ways when we can devise mechanisms to support these population. We can have mechanisms for supporting this population for sustainable development of those villages and societies, wherein these women can be taken up on the responsibility of having small self-help group sort of a thing, where they can be given some added on, facilitation for becoming self-reliant, self-sustainable, either be it for small manufacturing activity, for some ancillary manufacturing for MSME industries and things like. So I hope with coming up with these initiatives, definitely the society would be definitely strengthened, and then the people who not only being supported in a fiscal way, they can be supported in a morally and making them come to the mainstream of the nation. जी, इसी सवाल को आगे बढ़ाए कि they can be supported morally, people can be supported morally. जिस तरह से आपने कहा, वो चाहे मैनुअल स्कैवेंजिंग से लेकर के या फिर कोई वोकल फॉर लोकल का अभियान चलाने की बात हो, जो सुविधाएं हैं, जो एक प्लेटफॉर्म है, वो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, सारी मशीनरी की जा रही है, लेकिन लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना भी बहुत जरूरी है। ये कैसे संभव होगा? इसके लिए क्या कोई कार्य योजना है? क्या कोई तरीका अपनाया जाएगा? जी, लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना भी शायद सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम लोग की तमाम सबकी जिम्मेदारी है। और हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि हमें ये प्रयास करना पड़ेगा, लोगों में ये जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा, को ये बताना पड़ेगा कि ये ताकत आप में है, ये ताकत सरकार में नहीं है कि जो आपको शायद नौकरी मुहैया करा रही है, ताकत आप में है, आपके अंदर स्किल है। हम जैसे हमारा सक्षम प्रोग्राम हम लोग आइडेंटिफाई करके शुरू कर रहे हैं, उसमें मेरा प्रयास यही है कि हमारे जो दूर दराज के गांव कस्बों में जो लोग हमारे चाहे श्रमिक हैं, वो कम पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े हैं, उनके में कोई स्किल है नहीं है, उनके स्किल की प्रोफिशिएंसी को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनके स्किल को हम इवेल्युएट कर पाएंगे हम मॉडर्न टूल के माध्यम से, एआई टूल के माध्यम से, कि उनकी क्या स्किल प्रोफिशिएंसी है। सपोज कोई बढ़ई का काम कर सकता है तो उसके में बढ़ई करने में कितनी प्रोफिशिएंसी लेवल है, ये खुद स्वतः वो उसको भी नहीं मालूम है उसकी ताकत क्या है। हम जब उनके उस इनपुट को लेके एक मिस कॉल सर्विस के जरिए के उनके इनपुट को लेके उनके स्किल प्रोफिशिएंसी कार्ड बना के देंगे कि आपके पास 70% स्किल प्रोफिशिएंसी है, जिसके माध्यम से आप चाहे खेती का काम को कर सकते हैं, या आपकी स्किल प्रोफिशिएंसी बढ़ई के काम में है, या मेटल के काम में है, या दर्जी के काम में है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा ये प्रोग्राम जियो स्पेशली मैप्ड है अक्रॉस इंडिया। हम आगरा के पास ये मालूम कर सकते हैं कि कितने हमारे श्रमिक भाई हैं जिनके में ये स्किल प्रोफिशिएंसी है कि वो ऑटोमोबाइल का काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रोग्राम अगर हम लॉन्च करेंगे जिसमें शायद हमें सिर्फ वो सिर्फ नॉन इंटरेक्टिव नहीं रहेगा, बल्कि वो उनके माध्यम से ही उनकी ताकत को हम वो इवेल्युएट करेंगे और उनको बताएंगे कि आप में क्या ताकत है, तो शायद सही मायने में हम उनके प्रति हम जस्टिस कर पाएंगे और हम उनकी जीवन शैली को हम सपोर्ट कर पाएंगे और उनको एक नए भारत की ओर हम ले जा पाएंगे। Right, Dr. Sanjay Singh, coming to you now, the recommendations that were made on that day.
जस्ट एक्सक्यूज मी, इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। जो इसमें जो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पॉलिसी तैयार हो रही है, इसमें टाइफेक की अहम भूमिका है। हम अहम भूमिका निभाया टाइफेक ने इस पॉलिसी को तैयार कर, वो इसमें बड़ी कारगर होगी कि जो आप बोल रहे हैं जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी आनी है जी, तो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी इससे भी काफी एक बल मिलेगा इसको कि सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग सचेत होंगे और हम लोग प्रयास करेंगे टू रीच आउट टू द पब्लिक जी बिल्कुल, एक अभियान चलाया जा सकेगा। Right. And when we talk about moral responsibility, social responsibility, scientific social responsibility, that's what the AN says. And Dr. Singh, coming to you, the recommendations we believe are focused to sustain the Make in India momentum, bringing transformational changes in the working methodology and translate new technologies and products to Atmanirbhar Bharat. How do we understand that? Is technology only to be seen in industry? Or in academia, or can we see it at the practical level as well? Ma'am, any technology is only a technology if it benefits the society at large. Otherwise, it remains within the realms of science only. Right. So technology is only a technology when it starts benefiting the society and it generates a business model. Then only it becomes technology. तो टेक्नोलॉजी तो हम लोग को सोसाइटी तक ले जानी ही है। अगर टेक्नोलॉजी है तो जब तक हम लोग सोसाइटी तक नहीं ले गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। Right. Sir, tell us more about the Make in India role, the role of Make in India, how it has transformed into a reality in terms of funding, in terms of actual implementation, in terms of reaching out to every corner, to every needy person who can actually implement it and bring it to fruition. मैम, एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब ये कोविड-19 का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, इंडिया वाज नॉट मेकिंग एनी पीपीई किट। लेकिन आज की हालत ये है कि इंडिया इज वन ऑफ द एक्सपोर्टर्स। राइट। तो ये तो जो इंडिया का रेजिलियंस है, इंडिया का रिजॉल्व है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है, उसी से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू this PPE kits only, it is being reflected across all the sectors. आज कल 2 वैक्सीन अप्रूव हुए हैं, उसमें एक भारत बायोटेक जो टोटली इंडियन टेक्नोलॉजी पर है, इंडियन एफर्ट्स पर सोल्ली है। तो this itself reflects a big contribution of आत्मनिर्भरता towards that. Yes. जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो जो मौजूदा कृषि उपज है और पशुधन बाजार समिति के साथ में जो मंडियां हैं उनको उनकी नेटवर्किंग करके उनको ई नाम के साथ जोड़ने की भी बात कहता है ये रिपोर्ट जो है, जो कार्य योजना है, किस तरह से इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। जी, कृषि के क्षेत्र में टाइफेक ने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो इनपुट्स दिए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट आज हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जबकि हम कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार एक क्रांति लाने का प्रयास कर रही है, किसान भाइयों को उनके प्रोडक्ट के एमएसपी और एमएसपी के ऊपर का दाम देने की बात कर रही है, तो हम ये बात सर्टनली ये बात कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको उपयोग कर पाएँ और उनको सही मूल्य मिल पाए। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ई नैम की बात की जाती है, जहाँ पर हमारी मंडीज को इनसे अगर लिंक कर पाएंगे तो शायद उनको रोज के बदलते समीकरणों में, रोज के बदलते भाव में उनको उचित मूल्य मिल पाएगा, क्योंकि फिर वो एक लोकलाइज एरिया में सेल नहीं करेंगे, वो पूरे भारतवर्ष में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, उनको उस डेट के सही मूल्य मिल पाएंगे जो हमारे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर होंगे, न कि उस लोकल साहूकार या लोकल बिचौलिए के बेसिस पर होंगे। तो ये हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम हम जब ये फुल फ्लेज रूप में ये हम अगर डेवलप कर पाते हैं और ये हम सरकार इसको अपनाती है तो शायद हमारे किसान भाइयों को एक सही रिटर्न मिलेगा, जिससे उनकी ज़िंदगी भी आगे अच्छे रूप से बदल सकती है। और ऐसे ही में हम बात भी कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग जोन की बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग जोन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर उनके प्रोड्यूस्ड वो सिर्फ कच्चा माल ही ना बेच पाएँ, उसको प्रोसेस करके उसको सूटेबली सॉर्ट आउट करके ग्रेडिंग करके माल बेचेंगे तो शायद उनका अच्छे दाम मिलेगा और सही मायने में
हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के बेसिस पे भी एक बहुत ही एक अच्छा डेवलपमेंट होगा, बहुत ही फ्रॉग लीप करेगी, जैसा कि हमारा प्रयास है। Right, Dr. Srivastav, the aim is to improve quality of life in every sector. There was a time in our country when imported was always regarded as better. Now that Make in India has become a reality, that carpet has been rolled out, that ball has rolled out, you know, and do you feel that there have been changes on the ground, people are preferring, and is this also a change in mindset? In terms of you know, the way the world has changed? In fact, has India changed to that extent in terms of the thinking? Yeah, definitely. India has changed. There is a big change in the mindset of the Indian population. Probably, if you recall to our own old days when we were young and like we were in school days, we probably were looking forward to imported items. We talked of like we were very crazy about importing television set. But now probably what we look forward is a television set which is manufactured in India. What we look for, because we know that the best of those qualities can be developed, can be manufactured in India than what is being currently imported. The prices are also quite contemporary, quite economical. Similarly, if we look forward, you know, probably I will not like to mention any country's name, but yes, we are hesitant of buying certain products. If we happen to come to know that yes, this is not imported, this is imported, we say no, and that's what probably has prompted India also to ask all these online manufacturing companies and platforms to mention the place of origin of the product. Probably then the people will come to know this product is not from India, and the price is low, then the quality would be low, definitely. So the quality consciousness has come into Indian products. The people have started looking for Indian quality products, and then yes, the price is yes very economical compared to any, because again because of the capacity, the large huge capacity which we are trying to manufacture, the huge market which is the Indian product is going to cater probably is much more than what this world would dream of. जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय सिंह, एक सवाल और जानना समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर को, जिस तरह से छोटे छोटे उद्योगों को एक पंप इन करने की कोशिश की जा रही है, जो नवाचार हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, शोध पर ये कहा गया आपकी रिपोर्ट में, एक रिकमेंडेशन दी गई है कि निश्चित समय के लिए उद्योगों में काम करने की उनको अनुमति दी जाए, उन्हें मौका मिले। साथ ही साथ जो भारतीय स्टार्टअप्स है उनकी आय पर जो टैक्स है उसको कम किया जाए, और सेकेंड हैंड मशीनरी है उसका इंपोर्ट भी ना किया जाए या कम किया जाए। इसको किस तरह से देखते हैं साहब? एक तो जो शोध करने की बात है, इंडिया में टेक्निकल एक्सपर्टीज, टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन अभी वो सिस्टम शायद हम लोग उतना उसको फाइन ट्यून नहीं कर पाए हैं कि दे रीच आउट टू द इंडस्ट्रीज और अपना वहां पर काम करें। ये एक सिस्टम लाने की जरूरत है। काफी दिन से प्रयास चल रहा है, अब शायद ये हो जाएगा, ये एक सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि एमएसएमईज वर्क ऑन सच ए थिन मार्जिन कि दे कांट इन्वेस्ट मच इन R&D। तो R&D अगर बाहर से आ जाए, R&D एकेडमिया से आ जाए, R&D इंस्टीट्यूट से आ जाए, और वहां के आदमी अगर जाके वहां पर शोध कर पाए तो वो एक बहुत बड़ा लाभ होगा, उनको एक R&D और टेक्निकल बैकअप मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जी, ये जानना चाह रहे थे कि जो भारतीय स्टार्टअप्स पर जो कम आय पर जो टैक्स है वो कम किया जाए, और जो सेकेंड हैंड मशीनरी है उनका निर्यात जो है वो ना किया जाए, ये इसकी बात भी कही गई थी। इससे तो देखिए डायरेक्ट आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा अगर हम लोगों में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। ये सारे प्रयास उन्हीं ओर जा रहे हैं कि हम लोग खुद अपना जो भी रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चर करें टू द एक्सटेंट पॉसिबल, क्योंकि जब ग्लोबल इकोनॉमी डीकपल हो रही है तो ये जरूरी है कि इंडिया में प्रोडक्शन सेंटर्स ज्यादा से ज्यादा हों। Right, Dr. Srivastav, a final word from you as we go, because we are running out of time. What would you say is the final message, the crux, the final summation of all that you and your team have put into the AN report? That's, what we look forward is that probably I'm very optimistic with the thought that yes, the action agenda for Atmanirbhar Bharat, which we call it AN, is going to definitely make a big change in not only in the Indian economy, but probably it will revolutionize the whole concept of GDP, the Indian economy, the outreach to the masses, and yes, the playing of a pivotal role of India as a global economy.
We look forward that the manufacturing being strengthened, the technology is being translated, the institutions taking on the responsibility of developing those technologies which need to be translated to Indian requirement, having more and more of health products, having more safer and healthier Indian country, Indian masses. We look forward to make India a truly globalized nation with the most developed nation acronym, and truly an Atmanirbhar Bharat by 2025, what our Honorable Prime Minister looks forward to. बिल्कुल, तो जो ये सपना है, जो सोच है, जो कार्य योजना है, जितनी मन के साथ और जितनी सतर्कता के साथ ये बनाई गई है, निश्चित तौर पर हम इसमें ज़रूर सफल होंगे। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया कि इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया और विस्तार से इस पूरे आन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी। Many thanks to both our guests. So we were talking about the report on action agenda for an Atmanirbhar Bharat. Many terms came to mind today, many terms in our conversation as well. Vocal for local, local to global, and so on. And we are looking forward to more such discussions in the future in this, but that's all in this edition. Thanks for watching. Namaskar.